Good morning, student. And today's session we will discuss the insulator. और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमें इंसुलेटर और कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या बिहेवियर होता है कंडक्टर का, और जब हम इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या बिहेवियर होता है। तो इससे रिगार्डिंग हमने इंसुलेटर की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे मटेरियल जिसमें जो है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएं उसको रखें तो उसके अंदर कोई भी मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल ना हो। जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है एटम का वो दोनों ही बाउंड चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इसी इंसुलेटर से रिलेटेड एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक नो डाउट इंसुलेटर्स ही होते हैं लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अ डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर, ओके, अप टू अ सर्टेन, आप देख रहे हैं अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दीज आर नॉन कंडक्टर्स insulators up to a certain value of applied electric field depending upon its nature, जैसा उसका नेचर हो। if the field exceed the limiting value called dielectric strength, तो dielectric strength basically the maximum field that we can apply ऑन द डायलैक्टिक सो दैट वो उसका ब्रेक डाउन ना हो, वो कंडक्टिंग ना बने। ब्रेक डाउन का मतलब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। अ डायलैक्टिक लूजेस इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड बिगिंस टू कंडक्ट। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं और उससे समझते हैं। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, हमने एक इंसुलेटर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ये हमारा इंसुलेटर है पूरा, ओके, और ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी। मान लीजिए अगर एटम है या मॉलिक्यूल है, तो मान लीजिए अगर हमने मॉलिक्यूल लिया तो मॉलिक्यूल इस तरीके का होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पर, वो तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। एफ इज इक्वल टू क्यू ई इस डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये फोर्स सफिशिएंट है कि ये इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दे, ओके, तो होगा क्या, इस फोर्स की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, और ये जो बाउंड चार्ज से क्या बन जाएंगे, फ्री चार्ज बन जाएंगे। और इस केस में ये इंसुलेटर भी जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, ये जो बाउंड चार्जेस है वो फ्री चार्ज में बदल जाए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट्स अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखिएगा आप लोग। Okay, now we will discuss the types of dielectric. There are two types of dielectric, polar dielectric and non-polar dielectric. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले पोलर मॉलिक्यूल समझते हैं, उसके बाद पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। तो इन पोलर मॉलिक्यूल्स व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे कुछ एग्जांपल कोट किए हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल HCl का ले लेते हैं। तो HCl में आप देखिए कि Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल का इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, तब भी दिस मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये आप जानते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं H2O का। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, आप सब लोग जानते हैं।
अगेन ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली जो एंगल होता है वो 105 डिग्री का होता है। तो क्योंकि जो है डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास दो डाइपोल हो गए एक तरीके से यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो एक डाइपोल तो ये हो गया ऑक्सीजन से H प्लस की तरफ, एक डाइपोल ये हो गया, तो ये हमारा P1 वेक्टर हो गया, ये हमारा P2 वेक्टर हो गया, और इनके बीच में मिडिल में जो एंगल है वो हो गया 105, इट इज 105 डिग्री। तो हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वाटर मॉलिक्यूल हैविंग अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई परमानेंट डाइपोल हो, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, तो ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा पी वेक्टर। ओके, जो कि हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ओके, तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका ऑर्डर 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है। अब हम बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक की। पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी कि ऐसे इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक जो कि पोलर मॉलिक्यूल से बने हो। तो ये जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये पोलर मॉलिक्यूल है। मान लीजिए ये वाटर है, तो वाटर का नेट डाइपोल मूवमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, या फिर आप HCl ले लीजिए, तो इनका अपना नेट डाइपोल मूवमेंट है। ओके, लेकिन ये जो इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं, जिसकी वजह से अगर मैं इस पूरे बल्क का, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके पूरे का डाइपोल मूवमेंट निकालूं पी वेक्टर, तो मैं लिखूंगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर अप टू n वेक्टर, जो भी इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स है। अब क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स तो पोलर होते हैं, लेकिन उनका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे मटेरियल जिनका अपना नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उनके इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हो वो पोलर हो। अब जब हम इन इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा वो हम देखते हैं। तो डाइपोल से रिलेटेड हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मान लीजिए कोई डाइपोल पी वेक्टर है और आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया एंड इट्स मेकिंग सम एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे आपने देखा एक टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज विच इज गिवन बाय टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और इसकी इस डाइपोल की अपनी नेचुरल टेंडेंसी होगी खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की, विच इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि इस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की जो है वो मिनिमम हो जाएगी, एंड दैट इज यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अगर आप निकालेंगे तो ये मिनिमम आएगी। तो हर सिस्टम जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर करना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई दिस डाइपोल विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा जब डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक को। ओके, तो देखिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर ये जो डाइपोल्स हैं दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह की वजह से ये सब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे जैसे ये रैंडमली ओरिएंटेड है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड। नाउ ईच डाइपोल ट्राई टू अचीव मिनिमम एनर्जी, and that is why it will align itself in the direction of the external electric field to achieve the stable equilibrium, or you can say to achieve the minimum potential energy. तो whenever a polar dielectric is placed in an electric field, ठीक है, उसके जितने भी डायपोल्स हैं, उसके जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को अलाइन कर लेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इस डायपोल को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस तरीके से सारे डायपोल
अपने को स्टेबल इक्विलिब्रियम में अलाइन कर लेंगे। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो इस सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज और इस सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। Similarly, this positive and this negative will cancel each other. This positive and this negative will cancel each other. We have negative charge on this surface and positive. तो होगा क्या बेसिकली, इस सरफेस पर हमारा कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये इंड्यूस चार्ज होगा, विच इज नेगेटिव इंड्यूस चार्ज एंड पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, ओके। बट यहाँ पे देखिए आप एक्चुअल मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा है, ये स्टिल बाउंड है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है, तब भी यहाँ पे इंड्यूस चार्ज हो रहा है। जबकि कंडक्टर्स में क्या होता था, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता था, फ्री इलेक्ट्रॉन एक सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते थे और उस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था और दूसरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म है इंड्यूस चार्ज आने का डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो डिफरेंट है जब हम कंडक्टर को देखते हैं। कंडक्टर में जो है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, स्टिल द चार्जेस आर बाउंड चार्जेस, ओके। नेक्स्ट टाइप इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो उसको समझने के लिए पहले हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड is applied, the center of the positive charge coincide with the center of the negative charge in the molecule। तो इस तरीके से मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ चार्ज है और यहीं पे जो है वो निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज है। तो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है H2, तो देखिए H2 के लिए समझते हैं। मान लीजिए ये H2 मॉलिक्यूल है, अब दोनों ही जो है सेम नेचर के हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओके। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव है वो कोइंसाइड कर रहा है सेंटर ऑफ चार्ज नेगेटिव चार्ज के, ओके। तो कोई भी पार्शियल चार्ज अपियर नहीं होगा किसी भी एटम के ऊपर मॉलिक्यूल के। When an electric field is applied, the positive charge experience the force in the direction of electric field and the negative charge experience a force in the direction opposite to the field, that is the molecule will become induced electric dipole। तो असल में जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका अपना परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन इस केस में जो कि नॉन पोलर है यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। ओके यहाँ पे हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं। इन जनरल एनी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक, ओके। बट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर रिफर्ड टू एज डाइलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इज क्रिएटेड। तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो है ये हमारा मॉलिक्यूल है और इसमें
दोनों सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं, इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और जो नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज है उस पे अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से इन पॉजिटिव और नेगेटिव में एक स्मॉल सेपरेशन जनरेट होगा, और जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका अपना एक डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। तो वो जो डायपोल मूवमेंट है वो कहलाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेदर इट्स अ पोलर और नॉन पोलर, उसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सरफेसेस पे इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक नेट डायपोल मूवमेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैन बी पोलराइज्ड बाय इंड्यूसिंग इक्वल बाय placing it into equal and opposite charges, inducing equal and opposite charges on the two faces of the dielectric by the application of electric field। ठीक है, तो अब हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमने लार्ज प्लेट ले ली, ये भी एक लार्ज प्लेट है, ये भी एक लार्ज प्लेट है, तो इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, जो कि हम जानते हैं इन प्लेट्स के बीच में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी है। अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम देख चुके हैं चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डाइपोल खुद को स्टेबल इक्विलिब्रियम में अलाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, इस फेस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव के नजदीक है, और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस चार्ज को हम बोलेंगे क्यू आई माइनस का, और इसको बोलेंगे क्यू आई पॉजिटिव। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज है वो जो चार्ज शीट्स पर है या प्लेट्स पर है उससे कम होगा, उसके बराबर नहीं होगा। एंड दिस पॉइंट इज डिफरेंट इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में ये इंड्यूस चार्ज इक्वल आता है, ये फर्क आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा वो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इस इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी नॉन जीरो होगी, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जरा कंडक्टर को देख लेते हैं। अगर मान लो इसी की जगह कंडक्टर होता तो पहले लिख लेते हैं फॉर कंडक्टर, पहले हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसको यहाँ पे दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर को भी हमने इस लार्ज प्लेट्स के बीच में रख दिया, ठीक है, ये हमारी प्लेट्स हैं, इनके ऊपर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इन पे जो चार्जेस हैं वो आपका प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब मान लीजिए जब आप इसके अंदर कंडक्टर रखेंगे तब क्या होगा, तो ये एक मैंने कंडक्टर कंसीडर किया, ये कंडक्टर है, ध्यान रखिएगा, इट्स अ कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर है। अब इसके अंदर जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। कंडक्टर के अंदर तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका मूवमेंट हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो बाउंड होते हैं, तो सिर्फ डाइपोल इंड्यूस हो जाता है उनके अंदर, और जिसकी वजह से चार्ज आता है। तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट, तो इस पर भी इसी तरीके का नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा इस फेस पर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। तो आप सोचोगे ये तो कंडीशन सेम ही है, एक ही जैसी लग रही है,
लेकिन यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे क्या फर्क है कि जो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आ रहा है, मान लीजिए ये क्यू आई है और ये भी क्यू आई है, तो इस केस में जो चार्ज शीट्स पर है वही इंड्यूस चार्ज होगा, इक्वल होगा। तो कंडक्टर के केस में जो इंड्यूस चार्ज आता है वो इक्वल एंड अपोजिट आता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक के केस में इंड्यूस चार्ज अपोजिट तो होता है लेकिन इक्वल होगा वो जरूरी नहीं है। ओके, जो शीट पे चार्ज है उसके इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, तभी पॉसिबल है जब ये इंड्यूस चार्ज बराबर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जीरो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में जीरो होगी, बट इंसुलेटर के केस में या डाइलेक्ट्रिक के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगी, लेकिन वो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। और कितनी कम होगी? के टाइम्स कम होगी, जो हम पढ़ते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होती है वो एक्सटर्नल फील्ड से कम हो जाती है, और उसी के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यह डायग्राम को रिफर कर लेते हैं। शीट है हमारे पास, शीट के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। ये जो शीट है वो एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, विच इज नोन एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इस साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, और ये डायपोल के अलाइनमेंट की वजह से होगा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो ये जो चार्ज है ये कहलाएगा इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू, और ये भी इंड्यूस चार्ज है प्लस क्यू। ये वाला माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज और ये वाला प्लस क्यू आई बराबर होंगे, लेकिन ये जो शीट पे जो चार्ज है क्यू, वो इस इंड्यूस चार्ज से ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंड्यूस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक एंड चार्ज ऑन द शीट, कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑन द शीट। तो देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट है। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से या पोलराइजेशन की वजह से एक इंटरनल फील्ड जनरेट होगी जिसका डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से स्मॉल होगी, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो तो इंड्यूस चार्ज की वजह से हो रही है, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है वो कैपिटल क्यू की वजह से जनरेट हो रही है। क्योंकि कैपिटल क्यू इंड्यूस चार्ज से ज्यादा है, तो ये जो पोलराइजेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी गिवन बाय E इज इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन केस ऑफ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, यानी कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम हो इन ऑल डायरेक्शन, द इंड्यूस सरफेस चार्ज क्यू आई सेटअप द इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी पोलराइजिंग फील्ड कहलाएगी या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बुक में इसको पोलराइजेशन फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बोला जाएगा, कुछ बुक्स में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो जाएगी। कंडक्टर्स में क्या होता था? कंडक्टर में ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता था। ये जो इंड्यूस चार्ज होता था वो ये जो चार्ज है इसके बराबर हो जाता था। तो जो नेट फील्ड थी वो कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाती थी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड जीरो नहीं होगी। हाँ, वो जो उस जो फील्ड होगी वो बेसिकली एक्सटर्नल फील्ड से कम होगी, लेकिन वो जीरो नहीं होगी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलिए अब हम ये एक्सप्लेन करते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि इस डायलेक्ट्रिक के अंदर जो इनिशियल एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाई थी, एंड द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची विच इज ई एक्सटर्नल माइनस ई बी, इसका अगर हम रेशियो ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो एक्चुअल फील्ड थी एक्सटर्नल फील्ड डायलेक्ट्रिक के अंदर वो न्यूमरेटर बनेगी, और जो रिड्यूस फील्ड है या जो नेट फील्ड बची वो डिनोमिनेटर बनेगी। अब क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड जो है इस नेट फील्ड से ज्यादा है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज ग्रेटर देन 1। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट विल बी ग्रेटर देन 1।
रीजन मैंने क्या बताया, एक्सटर्नल फील्ड जो है वो जो रिड्यूस फील्ड है उससे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि ई एक्सटर्नल जो है इट इज ग्रेटर देन जो नेट फील्ड है, तो इनका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए 81 होता है, तो इट इज ग्रेटर देन 1। ओके, अच्छा, जिसके अंदर जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ओके, तो उसकी जो पोलराइजिंग फील्ड है वो ज्यादा हो जाएगी, तो जो नेट फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब नेट फील्ड रिड्यूस होगी तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो पोलराइजेशन की अगर एक्सटेंट ज्यादा है तो के की वैल्यू ज्यादा होगी। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगी ये वैल्यू। तो वी नो दैट के ई एक्सटर्नल माइनस पोलराइजिंग, अगर ये कंडक्टर है तो यही पोलराइजिंग जो फील्ड है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ठीक है, और कंडक्टर्स के केस में ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होती है एक्सटर्नल फील्ड के। तो जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी। ओके, अच्छा, इसमें अभी हमने देखा कि एक तरीके से इसमें ये भी हम लिख सकते हैं, एक अप्रोच और भी हो सकती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि के जो है वो है आपका ई एक्सटर्नल बाय ई नेट, जो भी फील्ड बचा, तो ई इज इक्वल टू मीन्स ई जो है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस ई को हम लिख सकते हैं ई एक्सटर्नल जो भी आपने अप्लाइड की डिवाइडेड बाई के। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड net electric field inside the conduct inside the dielectric inside the dielectric। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ओके, और ई एक्सटर्नल इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर देखें फॉर कंडक्टर्स के की वैल्यू इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, net electric field inside the conductor, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हम बोल सकते हैं ई एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई करी के की वैल्यू से इंफिनिटी डाल दो, वैल्यू यहाँ पे हम इंफिनिटी पुट कर सकते हैं, तो ये जीरो हो जाएगी, जो कि होती है कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो फ्री स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिडक्शन होता ही नहीं, ठीक है, पोलराइजिंग फील्ड उसके अंदर जीरो होती है, तो हम के की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली। तो देखिए के जो है आपका के इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ई एक्सटर्नल माइनस ई पी। वैक्यूम के केस में ईपी जीरो है,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही नहीं है वहां पे जो पोलराइज होंगे, है ना ही फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। इसका मतलब के की वैल्यू आएगी ई एक्सटर्नल, जो आपने फील्ड लगाई, डिवाइडेड बाई ई एक्सटर्नल। ठीक है, तो इट विल बी 1। कंक्लूजन क्या है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक के लिए निकालें तो वो के की वैल्यू 1 होगी, कंडक्टर के लिए इंफिनिटी होगी, और वैक्यूम के लिए इक्वल टू 1 होगी। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस चार्ज, यानी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस चार्ज आया है इसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ क्यू, इन टर्म्स ऑफ क्यू। ओके, तो क्यू आई हो गया हमारे पास इंड्यूस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक, क्यू इज द चार्ज ऑन द शीट। ओके, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए जो एरिया ऑफ शीट है और जो इस फेस का एरिया है डाइलेक्ट्रिक का वो इक्वल लिया है। So let area be of the sheet and the face of which on which the induced charge appear of the dielectric be EA। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज क्या आ जाएगा क्यू आई बाई ए, और जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा वो क्यू बाई ए हो जाएगी। ओके, अब हमें जो है कैलकुलेशन करनी है क्यू आई के लिए, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई विच इज इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट की थी, वही एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं क्यू इंड्यूस को निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो होगी ई एक्सटर्नल माइनस पोलराइजिंग फील्ड। ओके, और अभी हमने ये भी देखा कि जो के होता है वो होता है ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइजिंग। तो के को हम लिख सकते हैं ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ई जो नेट फील्ड है। ओके, तो यहां से हम नेट फील्ड को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड के। ये हमारे पास वैल्यू होगी, इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। देखिए इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं हम इसको, तो ये हमारे पास आएगा ई एक्सटर्नल बाई के इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस के इंटू एक्सटर्नल फील्ड। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ईपी को हम लिख सकते हैं इंड्यूस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के, इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने जो एक्सप्रेशन यूज किया वो ये वाला यूज किया। मान लीजिए ये दो शीट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। दो शीट के बीच की फील्ड का एक्सप्रेशन हमने यूज किया, तो इन दोनों की फील्ड होगी उसको हम ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव वाले की फील्ड भी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाले की भी फील्ड जो है E2 जो है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो शीट्स के बीच में वो आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये एक्सप्रेशन हमने डायरेक्टली यूज कर दिया। ओके, सेम डाइलेक्ट्रिक के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि बीच में तो कोई चार्ज नहीं है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक को देखें तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक है। ओके, अब यहाँ पे आपने कहा कि इंड्यूस चार्ज है इधर, और इधर भी ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज है क्यू आई। तो यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा आई, यहाँ पे भी सिग्मा आई। तो एक फील्ड तो ये होगी विच इज सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक फील्ड सिग्मा आई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में भी अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजिंग फील्ड आएगी, तो इट विल बी सिग्मा आई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस
sigma I to epsilon naught and that will be sigma I to epsilon naught. तो ये डायरेक्टली मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज की. ओके, नाउ इस सिग्मा आई को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा आई को लिख सकते हैं क्यू आई इंड्यूस चार्ज के टर्म्स में. इट्स क्यू आई ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्यू ए एप्सिलॉन नॉट. देखिए ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो आएगा 1 बाई के, है ना. तो ये इंड्यूस चार्ज आ जाएगा. ओके, डायलैक्ट्रिक में तो क्योंकि इन केस ऑफ डायलैक्ट्रिक के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, इसका मतलब 1 माइनस 1 बाई के जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा. दिस implies that induced charge is basically less than the charge on the sheet, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. फॉर कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करें, देखिए यहीं से निकाल सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ कंडक्टर, अभी हमने निकाला था कि के की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के इंटू दिस, के की जगह इंफिनिटी पुट करो, देखो 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी इंटू क्यू. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा इन केस ऑफ कंडक्टर द इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू क्यू, इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा इंड्यूस चार्ज कंडक्टर के केस में. ओके, अब ये जो हमारा क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आया, ये थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा डायलैक्ट्रिक की. चाहे वो डायलैक्ट्रिक जो है वो शीट्स के बीच के इंटायर स्पेस को फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू सेम होगी. ठीक है, क्यू आई इज इक्वल टू 1/1 के इंटू के ही होगी, चाहे वो एंटायर स्पेस को फिल करे या ना करे. ओके, तो ये आपको ध्यान रखनी है बात. चलिए अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं. ठीक है, डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है. डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था. इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, और इसकी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये बेसिकली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम किसी डायलैक्ट्रिक पे लगा सकते हैं, सो दैट उसका ब्रेकडाउन अगर ना हो, वो कंडक्टर की तरह बिहेव ना करे. ओके, पहले देखते हैं डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो इफ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन अ डायलैक्ट्रिक, द आउटर इलेक्ट्रॉन में गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एटम, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री डिटैच हो जाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे, जिसकी वजह से डायलैक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या कंडक्टिंग बन जाएगा. तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, करंट फ्लो नहीं हो सकता. लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो उसी एयर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो अर्थ तक आ जाता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग जो है क्लाउड के सराउंडिंग, क्योंकि क्लाउड पे बहुत ज्यादा चार्ज होता है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, या बहुत ज्यादा पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि सराउंडिंग एयर को क्या बना देता है? कंडक्टिंग बना देता है. मॉइस्चर भी रहता है, इसकी वजह से और कंडक्टिंग हो जाती है एयर. नाउ dielectric strength, the maximum value of an electric field or a potential gradient E is equal to minus dV by dr that a dielectric material can tolerate without breakdown. तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं उस पर, वो क्या कहलाता है? डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ. अब डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट इंपॉर्टेंट है, विच इज न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इट इज नथिंग, इट्स अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन डेंसिटी. डेफिनेशन देखते हैं. द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट डेवलप per unit volume of a dielectric when placed in an external electric field is called polarization density. एक डायलैक्ट्रिक है,
जिसकी थिकनेस डी है उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। दिस इज 2D व्यू, सामने से देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो इसके ऊपर ये इंड्यूस चार्ज आ जाएगा या पोलराइजिंग चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव इधर आएगा। दिस इज द 3D व्यू ऑफ द सेम सिचुएशन। ये जो ये सामने वाला फेस है वो ये था जो मैं आपको पहले बता रहा था। इसका साइड वाला फेस होगा जिसका एरिया ए हमने कंसीडर किया है, और इसकी जो थिकनेस है इन दो फेसेस के बीच में जो दूरी है वो स्मॉल डी है। इंड्यूस चार्ज क्यू आई आएगा, इसमें माइनस, इसमें प्लस आएगा या पोलराइजिंग चार्ज आएगा। तो इसमें इंड्यूस चार्ज डेंसिटी या पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा आई इज इक्वल टू क्यू आई बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इंड्यूस चार्ज लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू आई और यहाँ पे आएगा प्लस क्यू आई। अब अगर मैं कहूँ कि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट डाइपोल क्या होगा, तो मैं एक तरीके से ये कंसीडर कर सकता हूँ कि ये एक डाइपोल है, इसको मैं एक इक्विवेलेंट डाइपोल कंसीडर, ये माइनस क्यू आई है और ये प्लस क्यू आई है और इसका ये डाइपोल मोमेंट पी है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट डाइपोल, इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इस डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हमारा इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट हो गया पी वेक्टर। ओके, तो इस पी को मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट को, इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू इंटू डी। ओके, अब हमें जो बात करनी है वो पोलराइजेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। तो इसकी हमने डेफिनेशन में देखा था, इट इज इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट है हमारा क्यू आई इंटू डी, और हमारा वॉल्यूम इसका हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक का ए इंटू डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू आई अपॉन ए हो जाएगा, और ये यानी कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 द पोलराइजेशन डेंसिटी, the polarization density may be defined as the charge induced per unit सरफेस एरिया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट सरफेस एरिया। चलिए, अब इस टॉपिक का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, इफ द फील्ड E विच इज, ये जो E जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं, ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइजिंग फील्ड, या फिर आप बोल सकते हैं ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज देन द पोलराइजेशन पी इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फील्ड। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया रिजल्टेंट फील्ड के या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इनटू, दिस इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कैन बी डिफाइन एज जो पोलराइजेशन हुआ और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, ई इज द नेट फील्ड और रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द
डाइलेक्ट्रिक. ओके. Relation between dielectric constant K and electrical susceptibility chi. ओके. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो अप्लाइड विच इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इंड्यूस चार्ज या पोलराइजिंग चार्ज की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगी इन अपोजिट डायरेक्शन, से माइनस कर दिया. ये जो पोलराइजिंग फील्ड होगी वो होगी पोलराइजिंग चार्ज या इंड्यूस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट. ये सारी कैलकुलेशन हम पीछे कर चुके हैं. ये सिग्मा पी पी के बराबर होता है, अभी हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था, वैल्यू पुट की. ओके. फिर हमने इस पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फील्ड प्रोड्यूस प्लेस की, एप्सिलॉन नॉट चाई इनटू ई विच इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, इसको रिशफल किया. ठीक है. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट k इज इक्वल टू 1/1 प्लस chi. Means this is the relation between dielectric constant and electric susceptibility.